हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू भारद्वाज इंस्टीट्यूट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट जो अभी एग्जाम हुआ है पेपर फर्स्ट की इंग्लिश लैंग्वेज की। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। तो आइए साथ में डिस्कस करते हैं। पेपर फर्स्ट प्रश्न पत्र हमारे पास कोड है 11071624। तो इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग हम जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर उनको हल करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अनसीन पैसेज comprehension. So read the passage given below and answer the question that follow. Question number 91 to 99. So if you will read this passage, you will find that this passage is very easy. यदि आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो पैसेज को पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आसानी से कोई भी बच्चा इस पैसेज को पढ़ सकता है और जो भी नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आसानी से क्या कर सकता है, गैस कर सकता है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91. The tickets for the play were squirming in our pockets. The tickets for the play were squirming in our pockets. Squirming का मतलब होता है तड़फना। In our pockets. What literary device has been used in this underlined expression? और जो ये underline expression है इसमें कौन सी literary device राइटर ने यूज की है? देखिए प्रिय विद्यार्थियों, simile, alliteration, oxymoron और personification। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टिकटें तड़फ रही हैं, टिकटें कभी तड़फा करती हैं, लेकिन राइटर ने उनको क्या कर दिया? पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण कर दिया उनका। क्या कर दिया? मानवीयकरण। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स? द बॉयज हैड परचेज्ड द टिकट्स इन एडवांस. Mrs. Upadhyay spotted the boys in their underwear. Yes. The boys had purchased the tickets in advance. Mrs. Upadhyay spotted the boys in their underwear. Option 1 B is true, A is false. Both A and B are false. Both A and B are true. Fourth, A is true but B is false. देखिए क्या कहता है इसमें, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द बॉयज हैड परचेज द टिकट इन एडवांस. यस, विद्यार्थियों ने टिकट पहले ही खरीद ली थी। और मिसेज उपाध्याय स्पॉटेड द बॉयज, हाँ, तो जो वार्डन थे उनकी मिसेज उपाध्याय, उन्होंने क्या किया था? बच्चों को स्पॉट किया था। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सेकंड। आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सेकंड। Next question number. Question number 97. What did Mr. Upadhyay do after hearing the boys? He took them home for coffee. He did not react at all. He allowed them to go. He talked to them and walked away. So answer goes to option number first. क्योंकि जो वार्डन सर थे वो उनको कहाँ लेके गए थे? अपने घर कॉफी पिलाने के लिए, क्योंकि उन्होंने, बच्चों ने ये कहा था हॉस्टल से निकलने के बाहर कि उनको कॉफी पीने जाना है, जब सर ने पूछा था उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98. हाउ डिड मिसेस उपाध्याय रिसीव द बॉयज एट होम? कि श्रीमती उपाध्याय ने बच्चों को घर पर कैसे रिसीव किया? शी वॉज डिस्प्लेस्ड विद हर हस्बैंड फॉर ब्रिंगिंग. नो, शी वेलकम देम
She was happy to see them. She received them coldly. तो answer goes to option number second. She welcomed them. Next question. Why were the boys sneaking away from the hostels? जो लड़के हैं हॉस्टल से बाहर क्यों भाग रहे थे, क्यों जा रहे थे? To play football, to watch a movie, to have a stroll. देखिए खेलना नहीं था उनको, मूवी नहीं देखनी थी और घूमना भी नहीं था। क्या करना था? उन्होंने टिकट ली हुई थी क्या देखने के लिए? टू सी ए प्ले। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, yes, what is that sound which so thrills the ear down in the valley? Drumming, only the scarlet soldier dear, the soldiers coming. Oh, what is that light I see flashing so clear over the distance brightly, only the sun on their weapons dear as they step lightly. Oh, what are they doing with all that gear? What are they doing this morning? Only the usual maneuvers dear, oh perhaps a warning. Oh, why have they left the road down there? Why are they suddenly wheeling? Perhaps a change in the orders dear, why are you kneeling? So this is a very fantastic poem written by W.H. Auden in 1932. It was written in 1932. It was written in 1932 and published in 1934. It is very beautiful poem. It is this poem is about war horror. ये जो वार हॉरर है उसके बारे में पोएम है। यहाँ पे जो पर्सोनाज हैं वो हस्बैंड एंड वाइफ है। कौन है? हस्बैंड एंड वाइफ दोनों क्या कर रहे हैं? जो डिफेंस पर्सनल हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो मैदान में क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं किसी फ्रंट पे जाने की। उनकी गतिविधियों को देख के क्या है, हमारे जो W.H. ऑडिन है ग्रेट पोएट, उन्होंने ये पोएम लिखी है। देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए आसानी से, बड़ा सरल ढंग से हम कोशिश करेंगे इसको एक्सप्लेन करने की। देखिए बेटा, द पोएम हैज बीन रिटन इन फॉर्म ऑफ एपिक, बैलेड, लिरिक और एन इलेजी। इलेजी तो है ही नहीं है, लिरिक भी नहीं है और एपिक भी नहीं है। बैलेड है। बैलेड किस में लिखा जाता है? 4 लाइन्स में। किस में लिखा जाता है? 4 लाइन्स में। ठीक है। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 2. दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट, विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द एक्सप्रेशन स्कारलेट सोल्जर्स? जो स्कारलेट सोल्जर्स हैं, ठीक है, तो विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द एक्सप्रेशन स्कारलेट सोल्जर्स? इसमें लिटरेरी डिवाइस कौन सा है? मेटोनमी, ट्रांसफर्ड एपिथेट, नो। सिमिली, नो। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 102, वेयर इज द साउंड कमिंग फ्रॉम? फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ कॉमनर्स, फ्रॉम ए मार्केट प्लेस, फ्रॉम ए क्राउडेड स्ट्रीट, फ्रॉम ए कॉन्टिंजेंट, फ्रॉम ए कंटिंजेंट ऑफ सोल्जर्स। जो अचानक से वहां पे सोल्जर आ गए थे तो उनकी आवाज थी। व्हाट इमोशनल स्टेट डज नीलिंग रिफ्लेक्ट? तो भावनात्मक पक्ष क्या उभर के आता है उनके दृश्य से, सैनिकों के दृश्य को देखकर? देखिए क्या है यहाँ पे, एंगर तो नहीं है, जुबिलिएशन भी नहीं है। जुबिलिएशन का मतलब क्या होता है? प्रशंसा या खुशी। ठीक है, तो देखिए क्या है यहाँ पे, एंजाइटी और इंडिफरेंस। ठीक है, दोनों वर्ड्स मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो एंजाइटी का मतलब क्या होता है? चिंता,
क्या होता है? चिंता। और इंडिफरेंस का मतलब क्या होती है? उदासी। तो लगभग दोनों ही ये आंसर हो सकते हैं, लेकिन हम इसको आंसर को मान रहे हैं एंग्जाइटी वाले को। नेक्स्ट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 104, द पोएम प्रेजेंट्स इटसेल्फ ए कन्वर्सेशन इन ए क्राउड, among a group of people, between two persons, among three persons. The poem presents itself as a conversation. Yes, ये conversation है किसके बीच में है? One is husband and second is his wife. तो कितने हुए बेटा? Two persons, between two persons. So this is right option. Next, question number 105, 105. Identify the rhyme scheme of these lines. A B D C B A B A A B A B A B C B. चलिए देखते हैं राइम स्कीम क्या है इसकी। देखिए राइम स्कीम चेक करने का तरीका बताता हूं मैं। पहली लाइन के लास्ट में क्या है? आर है। क्या है बेटा? आर है। दूसरे में आईएनजी है, फिर आर है, फिर आईएनजी। तो राइम स्कीम क्या होगी? ए बी ए बी ए बी, सभी में यही पैटर्न है। तो राइम स्कीम क्या है? ए बी ए बी। तो हमारा आंसर किस में मिलेगा? देखते हैं हम इसको। Yes, A B D C no, B A B A no, A B C B no. So answer goes to option number A B A B. That is third option for question number 105. Next, coming to the question number 106. According to Cummins interdependence hypothesis, which these interdepend, yes, pedagogy के क्वेश्चन स्टार्ट हैं ये यहां से। According to Cummins interdependence hypothesis, which of these are interdependent on each other? तो देखिए क्या है यहाँ पे? Basic interpersonal skills in first and second language, first and second language, comprehension and production in second language, cognitive academic proficiency in first and second language, reading and writing in second language. So answer goes to basic interpersonal skills in the first and second language. Which of the following is linguistically correct about the language and dialects? There is a no well-defined linguistic difference between language and dialect. Language have written literature, but dialect are only based on oral traditions. Language and dialect are linguistically different, but geographically same. Language have their own script, but dialect do not have their own script. देखिए क्या है? Languages have written literature, but dialect are only based on oral tradition. हमारे से पूछा गया एक दो क्वेश्चन में, एक दो स्टेटमेंट में और सही मिलती है लाइन, लेकिन हमें यह देखना है कि सबसे सुटेबल जो हमारा आंसर है कौन सी स्टेटमेंट देती है। तो आसपास भी होती है, लेकिन हमें यह देखना होता है कौन सी स्टेटमेंट सबसे करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू मी, लैंग्वेज हैव रिटन लिटरेचर बट डायलेक्ट्स आर ओनली बेस्ड ऑन ओरल ट्रेडिशन। यस, आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 108. Veera is a 7-month-old infant. She is now making vocalization that combine consonant vowels. She is communicating using which of the following? Linguistic speech,
phonemes, cooing, no, babbling, that is babbling। तो जो 7 महीने का बच्चा हो जाता है लगभग वो तो 2 जो सिलेबल है उनको जोड़ना शुरू कर देता है, जैसे बा बा डा डा, इस तरह से, तो babbling आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट जस्टिफाई, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बेटा। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट जस्टिफाई स्टार्टिंग रीडिंग स्किल्स, विच वर्ड्स एंड शॉर्ट स्टोरी टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ letters and alphabets, separate letters are more difficult to memorize than words, beginners readers can focus better on bigger units than smaller units, words and text create meaningful association with letters fail to do, words and text are more interesting but letters are not, which of the following does not justify starting reading skills with words and short story texts instead of letters and alphabets, क्या चीज सपोर्ट नहीं करती है? सेपरेट लेटर्स आर मोर डिफिकल्ट टू मेमोराइज देन वर्ड्स, ठीक है ये बात भी। और क्या नहीं ठीक है? बिगिनर्स जो छोटे बच्चे होते हैं, रीडर्स कैन फोकस बेटर ऑन बिगर यूनिट्स, तो छोटे बच्चे बिगर यूनिट्स पे तो कैसे फोकस कर लेंगे देन द स्मॉल यूनिट्स, किस पे फोकस करते हैं वो? स्मॉल यूनिट्स पर। किस पर फोकस करते हैं? सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट इज प्रोडक्टिव वोकेबलरी? प्रोडक्टिव वोकेबलरी क्या होता है? देखिए बच्चे क्या दिया इसमें, in a speech community it is observed that s is pronounced differently by 2 different socio-economic groups, जहां पे समाज में 2 लेवल हैं लोगों के आर्थिक स्तर पर, जो उनकी वोकैबुलरी है वो एस को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। दिस डिफरेंस इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, ये किस चीज का एग्जांपल है? ए सोशियो साइकोलॉजिकल वेरिएबल, pragmatic variable, no, a socio-linguistic variable, no, a socio-culturable, yes, answer goes to option number 4th. Next, mark the incorrect statement among the following regarding text comprehension. text comprehension के दौरान क्या गलत स्टेटमेंट है? ठीक है, both skimming and scanning involve rapid eye movement through the text. Skimming involves going through the text rapidly while scanning involves looking for specific facts. देखिए क्या है आपका skimming क्या है? समराइज करना किसी चीज को, और स्कैनिंग क्या होता है? बिल्कुल बारीकी से पढ़ना वर्ड बाय वर्ड। skimming is more about in depth reading while scanning is more cursory reading. ये बिल्कुल गलत लिख दिया उसने, ठीक है, और ये ही क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी की सभी क्या थी? ठीक स्टेटमेंट है। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 3rd। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 113, दैट इज क्वेश्चन नंबर 113, mother tongue based multilingualism advocates that all children study Hindi as their first language, all children begin their schooling in their mother tongue or home language, all children begin their schooling in the language of the state. नेक्स्ट है ऑल चिल्ड्रन बिगिंस देयर स्कूलिंग इन इंग्लिश मीडियम एंड होम लैंग्वेज। देखिए ये भी कोप नहीं करता है। ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन देयर लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, नो। ऑल चिल्ड्रन स्टडी इन हिंदी एज द फर्स्ट लैंग्वेज, नो, ये भी नहीं।
ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग। देखिए क्या डिफरेंट स्टेट हैं जैसे इंडिया में, तो ये जरूरी नहीं है कि सभी स्कूलों में हिंदी में पढ़ाया जाए, ठीक है। हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं वहीं पर बेटा क्या है, हिंदी में पढ़ाया जाता है बच्चों को, लेकिन जो हिंदी भाषी स्टेट्स नहीं है वहां पे हिंदी में नहीं पढ़ाया जाता, वहां पे उनको उनकी मदर टंग से उनकी एजुकेशन स्टार्ट की जाती है। हिंदी भाषी क्षेत्र में भी लोगों की मदर टंग क्या होती है, हिंदी होती है। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 114। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर, असेस करते हैं हम इंग्लिश पेडागोजी में। Which of the following is not explained by the concept of language acquisition? Language acquisition, LAD. But it is language acquisition. Why the linguistic output of the children is more than the input they get? यहाँ को क्वेश्चन को समझना जरूरी है। विच ऑफ द फ्लोइंग, निम्न में से जो ऑप्शन है, नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो एलएडी है उसको कौन वर्णन नहीं करता है। देखिए क्या है, हम नीचे से लेते हैं। हाउ चिल्ड्रन लर्न फिगरेटिव लैंग्वेज, हाउ चिल्ड्रन आर एबल टू लर्न लैंग्वेज विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ 4 to 5 years. Yes. How children learn their first language. Why the linguistic output of children is more than the input they get. Why the linguistic output of children is more than the input they get. कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी जितना बच्चों ने पढ़ा है उससे ज्यादा उनको ध्यान हो, उससे ज्यादा वो समझ पाए, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, ऑप्शन है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, which is not explained by the concept of language acquisition device. So answer goes to option number first. Next, which of the following is not a feature of the grammar translation method of second language teaching? तो देखिए बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 115, focusing more on the form than the function language, comparing grammatical rules of first and second language, learning and practicing the rules of grammar of the second language, communicating directly in second language, and then comparing the rules of grammar of the two languages. So देखिए क्या है, हम 1 by 1 पढ़ते हैं इसको और हमें पता लगता जाता है। Which of the following is not a feature of the grammar translation method of second language? सेकंड लैंग्वेज का मतलब क्या है, मान लीजिए आपकी भाषा क्या है, हिंदी है, और आप क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश, तो हमारे लिए क्या हुआ, सेकंड लैंग्वेज हुआ। तो उसमें कौन सा फीचर नहीं होता है, पहला क्या था, फोकसिंग मोर ऑन द फॉर्म देन द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, कंपेयरिंग द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज। तो देखिए बेटा इसमें क्या है, ये दोनों पॉइंट सही हैं। ये दोनों रूल सही, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर ऑफ द सेकंड, यस इट इज करेक्ट। कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली in the second language and then comparing the rules of grammar the two language। देखिए डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश, तो उसमें क्या है आपका, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है नहीं, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड। तो यही चीज क्या है उसके अंदर नहीं। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए क्या है, व्हेन चिल्ड्रन स्टार्ट यूजिंग लैंग्वेज टू आस्क अबाउट थिंग्स, इवेंट्स एंड phenomenon around them,
which of the following functions of language is used more than the others? देखिए क्या है, heuristic, imaginative, no, regulatory, no, that is informative. क्या होता है वो? Informative. Next, a teacher asks her students to reflect on how they have answered an experience-based question she gave them. तो महिला टीचर ने क्या दिया, उनको एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया जो काफी बार क्या पूछा जाता था, एक्सपीरियंस क्वेश्चन था. एंड व्हाट एंड हाउ दे वर थिंकिंग व्हेन दे रोट दैट आंसर. दिस इज एग्जांपल ऑफ मेटासिमोनिस्टिक, नो, मेटाकॉग्निशन, मेटाफर और मेटालिंगुअलिज्म. मेटालिंगुअलिज्म नो, मेटाफोर नहीं, मेटाकॉग्निशन यस. तो यही क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का, और ऑप्शन नंबर 3, दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118. विच ऑफ द फ्लोइंग अमंग क्रेजन्स हाइपोथेसिस इज सिमिलर टू वेयोट्स्की जेडपीडी. तो देखिए क्या है, क्रेजन्स का हाइपोथेसिस किसके सिमिलर है, ठीक है, वेयोट्स्की के. तो हम कौन सी ऑप्शन को देखते हैं जज करके जो ठीक रहेगी. अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, मॉनिटर हाइपोथेसिस, इनपुट हाइपोथेसिस, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस. सो आंसर गोज टू इनपुट हाइपोथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119. विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज नॉट considered as a mark of reading with comprehension? Mentally summarizing the text, till now. Focusing on the individual letters, alphabets, anticipating the content ahead, organizing and assessing the sequence of the events or ideas. यहाँ पे देखिए क्या है, इसको समझना है हमें. Which of the following skill is not considered as a mark of reading with comprehension? जब comprehension पढ़ते हैं तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें नहीं रिक्वायर्ड होती है. So answer goes to option number 2, focusing on individual letters and alphabet. Next, coming to question number 120. Which of the following feature of human language enables human to talk about things which are not present in immediate time and space? Which of the following features of human language? Human language के जो features हैं वो क्या करते हैं, मनुष्य को enable करते हैं, किसके बारे में, योग्य बनाते हैं to talk about things which are not present in immediate time and space, जो वहां पर उपस्थित नहीं होती. तो कौन सी ऑप्शन है, देखिए, डिस्क्रीटनेस, आर्बिट्रेरीनेस और क्या है, डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रक्चर डिपेंडेंस. तो यहाँ पे आपका आंसर जो मोस्ट स्टेबल आंसर है वो डिस्प्लेसमेंट पे जाता है. किस पे जाता है, डिस्प्लेसमेंट पे. गॉट इट. तो नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर, यस, ये ओवर है. डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहुंचे हैं सेक्शन नेक्स्ट पर, दैट इज लैंग्वेज सेकंड पार्ट 5th. इंपॉर्टेंट कैंडिडेट शुड हैव अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 5th, क्वेश्चन नंबर 121 to 150 इफ दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश एज ए लैंग्वेज सेकंड. तो आपको पता ही है, कुछ बच्चे लैंग्वेज फर्स्ट ऑप्ट करते हैं और कुछ बच्चे क्या है, लैंग्वेज सेकंड ऑप्ट करते हैं. तो देखिए क्या है यहाँ पे, डियर स्टूडेंट्स, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. तो हम तेजी से पढ़ लेते हैं इसको. ए कपल ऑफ द डेज लेटर देयर वाज ए म्यूजिक रिसाइटल इन द भारतेंदु ऑडिटोरियम, वन ऑफ द 2 लार्जेस्ट ऑडिटोरियम इन टाउन. वन ऑफ द परफॉर्मर्स वाज उस्ताद मजीद खान. Lata and Malti both managed to get tickets. So did Hema, a tall, thin and high-spirited friend of theirs who lived with innumerable cousins, boys and girls in a house not far from Nabiganj. They were
all under the care of strict elder member of the family who was referred to by every as Tauji. Hema's Tauji had quite job on his hands, as he was not only responsible for the well-being and reputation of the girls of the family, but also had to make sure that the boys did not get into the countless kinds of mischief that boys are prone to. He had to often cursed his luck that he was the sole representative in a university town of a large and far-flung family. He had on occasion threatened to send everyone straight back home when they had caused him more trouble than he could bear. But his wife Taiji, too, everyone thought she herself had been brought up with almost no liberty or latitude, felt it was a great pity that her nieces and grandnieces should be similarly constrained. She managed to obtain for the girls what they could not obtain by more direct approach. This evening Hema and her cousin had thus succeeded in reserving the use of Tauji's large maroon Packard car and went around town collecting their friends for the concert. No sooner was Tauji out of sight than they had entirely forgotten his outraged parting comment, flowers in your hair, rushing off in exam time and listening to all this pleasure music. Everyone will think you are completely dissolute, you will never get married. तो देखिए क्या है, पैसेज पढ़ने के बाद हमें पता लगता है what about this passage is. This passage is based on societal records. एक सामाजिक जो फैमिली लेवल की जो बातें होती हैं उस पर लिखा गया है ये पैसेज, और काफी आसान है. तो देखिए एग्जाम में हमें पढ़ना होता है पैसेज. यदि आपकी रीडिंग स्किल मजबूत है तो प्रिय विद्यार्थियों आपको कोई दिक्कत नहीं होती है. ठीक है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पर भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे पैसेज में छोटे जो पैसेज होते हैं अच्छा होता है कि उनको एक बार क्या है हम ब्राउजिंग कर ले. ब्राउजिंग का मतलब क्या होता है, मोटी मोटी लाइनें उसकी देख लें. सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 121, व्हाट डज द अंडरलाइंड एक्सप्रेशंस द बॉयज आर प्रोन टू मीन. द बॉयज आर प्रोन टू मीन. प्रोन का मतलब क्या होता है, आकर्षित होना या की तरफ जाना. देखिए क्या है, लाइकली टू हैव गेट, नॉट लाइकली टू हैव गेट, इम्पॉसिबल टू हैव गेट, श्योर टू हैव गेट. आकर्षित हो जाना किसी तरफ. तो आपका जो ये अंडरलाइन फ्रेज है, द बॉयज आर प्रोन टू श्योर टू हैव. जो लड़के होते हैं वो ज्यादा चीजें प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, बाहर जाते हैं. ठीक है, और कुछ भी चीज प्राप्त करने के लिए अपना यत्न करते हैं ज्यादा. आइडेंटिफाई द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग कॉन्स्ट्रेंट. कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, कंट्रोल्ड, जिसपे नियंत्रण रखा जाए. तो यहाँ पे देखिए क्या है, लेड का कोई मीनिंग नहीं आता, अरेस्टेड का कोई मीनिंग नहीं आता, कॉट का भी कोई मीनिंग नहीं आता. कॉन्फाइंड का मतलब क्या होता है, सीमित करना, अपने दायरे में रखना. नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 123, what cultural show was being held in the town? A blockbuster movie, a dance performance, a popular play or a classical musical recital. तो क्या था वहां पर, a classical musical recital. Answer goes to option number 4. Next, question number 124, identify the tense of the given expression. देखिए यहाँ पे क्या है, पैटर्न क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का पैटर्न क्या है. पैटर्न है बेटा, सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म V3. तो देखिए क्या है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस.
आई थिंक सभी को दिखाई दे रहा होगा यहां से। चलिए तो देखते हैं हम क्या है। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस नो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नो, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए क्या है, हैड प्लस सक्सीडेड, तो ये क्या है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस नो। व्हाट वाज ताऊजी ड्यूटी एज ए फैमिली पैट्रियार्क, क्या है फैमिली पैट्रियार्क में क्या थी, फैमिली पैट्रियार्क में ड्यूटी क्या थी। देखिए टू कुक फॉर द यंगस्टर, टू टीच द यंगस्टर्स, टू कीप द स्ट्रिक्ट वॉच ऑन द यंगस्टर एक्टिविटीज, यस टू गेट द यंगस्टर्स मैरिड। तो राइट ऑप्शन हमारे लिए क्या है थर्ड, तो आंसर गोज टू थर्ड। Question number 126. How did Taiji manage to get concession for the girls? By adopting an indirect approach, by arguing with Taiji, by fighting with Taiji, by persuading Taiji. तो देखिए क्या है, how did Taiji manage to get concession for the Taiji? How did Taiji manage to get concession for the girls? देखिए by persuading Taiji, तो ऐसा नहीं है, उन्होंने क्या किया by adopting an indirect approach, by adopting an indirect approach, तो ये आंसर है। नेक्स्ट है by nature and belief Taiji can be described as an conservative, लिबरल नहीं थे, अनार्किस्ट नहीं थे, एगोनिस्टिक नहीं थे ताऊजी, क्या थे वो कंजर्वेटिव। स्टेट विच, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, जो पुराने विचारों का हो, तकियानुसी विचारों का हो, उसको हम कंजर्वेटिव कहते हैं। तो ताऊजी के विचार ऐसे थे। स्टेट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स, ताईजी वाज रिलेटिवली लिबरल इन हर अप्रोच, यस। लता एंड मालती कुड नॉट ऑब्टेन टिकट्स फॉर द recital, no, ठीक है। B is true, A is false, no. Both A and B are false, no. Both A and B are true, both A and B are true, A is true. Lata and Malti could not obtain tickets for the recital, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो लता है, ठीक है, हम चेक कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, पीछे जाके देखते हैं हम। आई थिंक जो आंसर है वो आपका क्या होना चाहिए, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ताईजी वाज रिलेटिवली लिबरल इन हर अप्रोच, लट्टा एंड मालती कुड नॉट ऑब्टेन टिकट्स फॉर द रिसाइटल, तो ऐसा नहीं है। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। देखिए क्या है, ए इज ट्रू, ए बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। टिकट नहीं मिली थी, ये ध्यान करना है आपने। लता एंड मालती कुड नॉट ऑब्टेन टिकट्स फॉर द रिसाइटल, रिसाइटल का मतलब जो संगीत का प्रोग्राम था, तो उनको टिकट मिली थी, तो आंसर गोज टू व्हाट, बोथ, ठीक है। ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ठीक है। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हियर इज नेक्स्ट पैसेज। तो देखिए जल्दी से इसको एक रीडिंग देके देखते हैं। व्हाट इट इज, आई डिजाइन्ड आफ्टर माई फर्स्ट वॉयज टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई डेज एट बगदाद, बट इट वॉज नॉट लॉन्ग एरी I grew weary of an indolent life, and I put to sea second time with merchants of known probity. We embarked on boards of a good ship and set sail. One day we landed on an island covered with several sorts of fruits trees, but we could see neither man nor animal, while some diverted themselves with gathering flowers and other fruits. I took my wine and provision and sat down near a stream betwixt two high trees, which afforded a delightful shade.
I made a good meal and afterwards fell asleep. When I woke up, the ship was no longer in view. In this sad condition, जो ship है वहां से जा चुका था भाई. In this sad condition, I was ready to die with grief. और मैं बहुत परेशान हो गया. When I gazed toward the sea, I could discern nothing but sky and water. और मैं जो समुद्र की तरफ है कुछ भी देख नहीं पा रहा था, कुछ भी मुझे वहां से आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था. But looking over the land, I beheld something white and coming down. I took what provision I had left and went toward the object which was distant, that at first could not distinguish what it was. As I approached, thought to be white dome. और जैसे वो व्हाइट चीज मुझे नजर आ रही थी और जैसे जैसे मैं उसके पास गया तो मुझे एक गुम्बदनुमा बड़े आकार की दिखाई दे रही थी. I drew near to it and walked around it and found no door to it. I found that I had no strength nor activity to climb it on account of its exceeding smoothness. और मैं इस पे चढ़ भी नहीं सकता था क्योंकि ये काफी स्मूथ था, चिकना था. I went around the dome measuring its circumference. और मैं इसके चारों तरफ गया इसको मापते हुए. लेकिन क्या हुआ बेटा, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था राइटर की. I meditated upon some means or gaining an entrance into it. इसमें प्रवेश करने के लिए उसने कुछ भक्ति की, मेडिटेशन की, but no means of accomplishing this occurred to me. लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ उसका. But this time the sun was about to set and all of a sudden the sky became as dark as if it had been covered with thick cloud. I was much astonished at the sudden darkness, but much more when I found it occasioned by bird of most extraordinary size. तो मैंने कहानियों में सुन रखा था कि बड़े आकार के पक्षी होते हैं, ठीक है. Size that came flying towards me. और वो मेरी तरफ उड़ता आया. I remembered that I had often heard mariners speak of miraculous bird. और जो नौसैनिक होते थे वो ऐसे पक्षियों के बारे में अक्सर हमें बताते थे. And conceived that the great dome which I so much admired must be her egg. और मैंने ये सोचा कि ये जो डोम है नजर आ रही है शायद उस पक्षी का एग हो सकता है, अंडा हो सकता है. Shortly afterwards the bird alighted and sat over the egg. और वो पक्षी वहां पर आया और किधर बैठ गया बेटा, उस डोम पे, उस डोम के ऊपर. सो अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे. 129 द व्हाइट डोम फाइनली टर्न्ड आउट टू बी. जो व्हाइट डोम थी, गुंबद, तो क्या थी बेटा, वो क्या थी? A luxurious mansion, no massive egg, a place of worship, a royal place. देखिए वीरान टापू था, उस पे कुछ भी मतलब कोई भी बस्ती नहीं थी, इंसान नहीं रहते थे. तो वो मैसिव एग था उस पक्षी का, जो पक्षी उसने देखा था. The narrator left Baghdad because he was weary of the city. He was keen to visit another city. He did not want to live a lazy life. देखिए ये भी सही है और ये भी सही है. तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 4. What did the narrator do after reaching the island? He sat down for a filling meal. He took endless strolls around the islands. He gathered fruits and flowers. He chatted with his colleagues. जो आइलैंड पे वो उतरा था, क्या करने के लिए उतरा था? खाना खाने के लिए उतरा था. जैसे उसने खाना पीना पूरा किया, इतने में ही जहाज क्या है, चला गया, शिप चला गया. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. That is question number 132. After realizing that ship had left, the narrator, तो जो लेखक है, लेखक महोदय ने क्या सोचा बेटा? Did not react, felt amused, was relieved, was shocked. This is the right option. Next, identify the tense of the underlined word I drew. Subject plus second form of the verb and object. I drew. तो ये क्या है? Past tense, past indefinite tense. तो हम इसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं. क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट.
तो सिंपल पास्ट है यहाँ पे, यस दिस इज, सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट 134, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड इन द एक्सप्रेशन टू डाई विद। विद क्या है भाई, प्रपोजिशन है, एडवर्ब एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, ना ये कंजक्शन है ना एडजेक्टिव है ना एडवर्ब है, ये क्या है, प्रपोजिशन है। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चूज द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग इन द अंडरलाइन वर्ड ऑफ ए प्रोजियस हाइट एंड एक्सटेंट। तो देखिए क्या है, मार्वेलस मीन्स क्या होता है, शानदार, टॉल मीन्स लंबा, लार्ज मीन्स बड़ा, नैरो मीन्स तंग। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर थर्ड। Which of the following is not a desirable feature children's literature? Which of the following is not a desirable feature in children literature? Attractive picture होनी चाहिए, animal characters होने चाहिए, big font size and familiar words होने चाहिए, explicit moral values, ठीक है, explicit moral values। तो क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल फीचर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए था, इम्प्लिसिट होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, इम्प्लिसिट। इसने क्या लिख दिया, एक्सप्लिसिट। तो यही क्या है, आंसर है। तो सारी खूबियां हो जाती है, लेकिन ये क्या है, खूबी नहीं है। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल इज नोन एज इंटर लैंग्वेज, हायर ऑर्डर लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, लैंग्वेज यूज्ड फॉर डे टू डे कम्युनिकेशन। तो क्वेश्चन को समझिए, क्या कहता है दोबारा से, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल इज नोन एज, जो हम डेली क्या है जिससे बातचीत करते हैं उस स्किल को हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज यूज्ड फॉर डे टू डे कम्युनिकेशन। जैसे देखिए क्या है, हम नॉर्दर्न एरिया में रहते हैं, तो हमारी क्या है, हम ज्यादा कौन सी भाषा का यूज करते हैं, हम हिंदी का। लेकिन जब हम साउथ में, कोई नॉर्थ का व्यक्ति साउथ में चले जाए तो वो अपनी सेकंड लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश से बात करेगा। Question number 138. Which of the following does not help in creating an inclusive classroom? Having some students as monitors in the class, peer group interaction and feedback system, giving team task, adopting multilingual approach. Peer group ये भी है क्लासरूम में, गिविंग टीम टास्क ये भी है, बच्चों के ग्रुप बना देते हैं, अडॉप्टिंग मल्टीपल लिंगुअल अप्रोच, यस, बच्चे को हमें 2-3 भाषा में समझाना पड़ता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हेल्प, क्या हेल्प नहीं करती, हैविंग सम स्टूडेंट्स एज मॉनिटर्स इन द क्लास। जो मॉनिटर्स है वो क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करता है, ना कि कोई पढ़ाई लिखाई का काम। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिस वन। नेक्स्ट Question number 139. Which of the following is not true regarding the monitor hypothesis given by Stephen Creyson? देखिए क्या है, the learner can only monitor if she or he has enough time and enough knowledge of the rules. No, it is used the context of the second language acquisition. It is based on the relationship between acquisition and learning. What is acquired helps in monitoring what is learned. Which of the following is not true regarding monitoring hypothesis given by Stephen Creyson? So answer goes to what is acquired helps in monitoring what is learned. Next, question number 140. A teacher teaching English as the second language, Hindi speaking students provide them context and opportunities to engage in the conversation in English without telling them explicit rules. She presents example before them which they use their conversation. Gradually they come up with rules their own with the help of the teacher. Which model approach do you think? Direct method, audiolingual method, grammar translation method, communicative approach? तो देखिए क्या है, यहाँ पे क्या जाएगा आपका, communicative approach. आंसर goes to
ऑप्शन नंबर 4th, which of the following would not help in textual comprehension and vocabulary development? देखिए क्या चीज हेल्प नहीं करती है आपकी टेक्सचुअल कंप्रीहेंशन में? पिक्चर डिक्शनरी यस हेल्प करती है, वर्ड मैप्स यस, थीम मैप्स यस, अल्फाबेट चार्ट्स क्या है, ठीक है, ये हेल्प नहीं करती हैं. सो गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 140. Question number 142. Which genre of stories are most relevant to propagate multilingualism and multiculturalism? Lengthy tale, autobiographies, और क्या है, science fiction और folk tales? Yes, this is the correct option. Which genre of stories are the most relevant to propagate? Propagate का मतलब प्रचार करना. किस जो फोक टेल्स होती है यानी कि ग्रामीण कहानियां होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म कई भाषाओं में सुना सकते हैं और मल्टीकल्चरलिज्म उन पे प्रभाव होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच? कम्युनिकेटिव अप्रोच का कौन सा फीचर नहीं है? डेवलपिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी, मोर फोकस ऑन फॉर्म देन फंक्शंस, कॉन्टेक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज, डिस्कवरिंग रूल्स ऑफ ग्रामर. यस, कौन सा शामिल नहीं है इसमें? मोर फोकस ऑन फॉर्म देन फंक्शन. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144. When a beginner read uses her general knowledge about the text theme, cultural aspects, etc. to make sense of specific textual context, it is called bottom-down approach, top-up approach, top-down approach, bottom-up approach. तो देखिए क्या है, ध्यान से हम जब पढ़ते हैं तो ये क्या है, top-down approach. What it is? Top-down approach. Next question. Which of these statement is correct regarding the two major types of assessment? Summative assessment is done before and during the learning phase. ठीक है. Formative assessment focus on the form rather than function learning. ऐसा तो नहीं है. Summative assessment is about the sum total of every form assessment through the year. Formative assessment goes on continuously through the learning phase. Which of these statement is correct regarding the two major types of assessment? Formative assessment on continuously through the learning phases. So answer goes to option number 4th. Error analysis is important in order to look at the gaps learning because question number 46 इसमें क्या कहता है एग्जामिनर? Error analysis is important in order to look at the gaps in learning because errors so extend concept of development motivation. Most errors are caused careless attitude of the learners. Error are a window into the minds of the learning and their stage of learning. Errors indicate a lack in the understanding of the learner. तो ये बात भी हो सकती है, लेकिन यदि हम कंप्रीहेंसिवली स्टडी करते हैं तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 को जाता है. देखिए थोड़ा थोड़ा रेलिवेंट करती है स्टेटमेंट, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग जो स्टेटमेंट है आपकी आंसर के लिए नियरेस्ट वो है 3rd. एरर्स आर विंडो इनटू द माइंड्स ऑफ द लर्नर्स. देखिए हम गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे, तभी तो आगे जाएंगे. एंड देयर स्टेज ऑफ लर्निंग. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147. What it is? Question number 47. 147. So which one of the following is not a true about assessment? Assessment के बारे में क्या true नहीं है? It can only be done by the teacher. It provides holistic view of the, ये भी सही है. It present concrete evidence of the student's performance, ये भी सही है. It helps to evaluate the
पेस ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, यस। यहाँ पे देखिए क्या है, इट कैन ओनली बी डन बाय द टीचर, नो, प्रिंसिपल भी कर सकता है वहां पे, ठीक है, उसके फ्रेंड है वो भी कर सकते हैं, जस्ट मॉनिटर भी कर सकता है, तो इसलिए केवल टीचर ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड मेजर डोमेन ऑफ लर्निंग, साइकोमोटर, कॉग्निटिव, सोशियो कल्चर्स, ठीक है। ये देखिए साइकोमोटर भी क्या है, भागीदारी करती है, कॉग्निटिव भी और सोशियो कल्चरल भी, क्या नहीं करती है, अफेक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड मेजर डोमेन ऑफ लर्निंग, लर्निंग में तीनों ये चीजें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, किसके मुकाबले में, इसके मुकाबले में। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर, आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 4th। देखिए नोट है ना, ये तीनों हेल्प करती है, ये नहीं करती, तो आंसर क्या हुआ हमारा 4th। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट strategy ranging from short test to peer reviews through the session, a series of oral and written task, role play, etc. throughout the session, a term paper at the end of the session, a combination of a comprehensive written test and few other tasks scattered over a period time। तो a term paper at the end of the session, और सेशन के अंत में जो क्या होता है, ऐसे होता है वो तो सुमेलेटिव असेसमेंट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव, FA नहीं होता, FA1 या FA2 नहीं होता, तो क्या होता है SA1 और SA2। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट, तो डियर स्टूडेंट्स दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 150 रीडिंग और राइटिंग P as a B और 6 as 9 is a common error among children with। कई बच्चों को दिक्कत होती है, वो क्या कर जाते हैं, चीजों को सही नहीं पढ़ पाते। देखिए क्या करते हैं, वो P को B समझ लेते हैं और 6 को क्या समझ लेते हैं, 9। तो ये एक उनमें त्रुटि होती है, थोड़ा सा मेंटली उनको प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं डिसलेक्सिया। क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको सभी क्वेश्चन क्या है बड़ी आसानी से समझ में आए होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में शंका है, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप हमारे जो दिए हुए नंबर है उस पर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, ना कि नीचे कमेंट में, क्योंकि कमेंट में पता ही नहीं लगता स्टूडेंट ने क्या पूछा क्या नहीं, वो उनकी जो सूचना होती है क्वेरी की आधी अधूरी होती है। आप क्वेश्चन नंबर और उसकी स्टेटमेंट लिखिए तो आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट क्या है रिप्लाई मिलेगा। सो थैंक यू। आप सभी क्या करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।